नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का, चलिए शुरुआत करते हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आशीष पटेल अपना दल कोटे से सीट से एमएलए बनेंगे। विजय बहादुर पाठक को रिपीट कर सकती है बीजेपी। आरएलडी से एक प्रत्याशी विधान परिषद भेजा जाएगा। राज्यभर में सुबह सपा को भी एमएलसी चुनाव से एक सीट। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को विधान परिषद भेजा जा सकता है। मोहसिन रजा बुक्कल नवाब को टिकट नहीं मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक एक खबर है। लोकसभा अशोक कटरिया निर्मल पासवान लिस्ट में नहीं। अशोक धवन विद्यासागर सोनकर को लिस्ट में नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एक खबर है। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल को टिकट नहीं मिलने की संभावना है। राजा भैया के करीब यशवंत सिंह रिपीट किए जा सकते हैं। एमएलसी के लिए अपर्णा यादव के नाम पर भी चर्चा। तो चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को विधान परिषद भेजा जा सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर। 11 मार्च को नामांकन करेंगे सपा के एमएलसी प्रत्याशी बलराम यादव। नरेश उत्तम पटेल करेंगे नामांकन। सूत्रों के मुताबिक एक खबर है। गुड्डू जमाली एमएलसी के लिए नामांकन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एक खबर निकल कर आई है सामने। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। 11 मार्च को नामांकन कर सकेंगे सपा के एमएलसी प्रत्याशी। तो सूत्रों के मुताबिक एक खबर है। बलराम यादव, नरेश उत्तम पटेल करेंगे नामांकन। तो लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। साथ ही गुड्डू जमाली एमएलसी के लिए नामांकन कर सकेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक एक खबर सामने निकल कर आई है। 11 मार्च को नामांकन करेंगे सपा के एमएलसी प्रत्याशी बलराम यादव, नरेश उत्तम पटेल करेंगे नामांकन। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने निकल कर आई है। साथ ही गुड्डू जमाली एमएलसी के लिए नामांकन करेंगे। तो अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अनिल, एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है अभी तक? देखिए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव खुद जो है विधान परिषद चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 जो दावेदार हैं उनका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बलराम यादव और सहित जो 3 नेता हैं वो विधान परिषद भेजे जाएंगे। आज अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर बैठक की है विधायकों के साथ कि जो 3 दावेदार हैं जो चयन किए गए हैं उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे, उन पर फाइनल जो है वो लिस्टिंग कर ली गई है। और इस बात की पूरी संभावना है कि 11 तारीख को जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो नामांकन कर सकते हैं। खबर यह भी है कि आशीष पटेल एमएलसी बनेंगे। हाँ, बेशक ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जो है वह अपना दल को देने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी अपना दल को देगी और वर्तमान समय में भी आशीष पटेल जो है वो एमएलसी हैं और योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आशीष पटेल के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कोटे में सीट आ रही है वो लगभग 10 सीटें आ रही हैं। तो और भी जो सहयोगी दल हैं जैसे आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी एक सीट और दी है, उसका औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। रही बात फुहेल देव और निफात पार्टी की, अभी तक ये सिर्फ चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी फुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और निफात पार्टी को भी एक एमएलसी सीट दे सकती है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता है कि फुहेल देव और निफात पार्टी को भी
मौका मिल सकता है। फिर भी जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग को लेकर के जो गुड़ागड़ी चली है, उसके देखते हुए कुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निफात पार्टी को भी एक एक सीट मिल सकती है। अनिल, ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो लिस्ट में शामिल नहीं हो? देखिए, अभी तक जो मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, बहुत ही गंभीरता से मंथन चल रहा है कि आखिर ऐसे वो चेहरे कौन होंगे कि जिनको विधान परिषद भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरों पर कतई दांव नहीं लगाएगी जिनका परफॉर्मेंस बेहतर ना हो, जिनका कामकाज अच्छा ना हो और चुनाव के लिहाज से कोई फायदा ना हो पार्टी को। तो ऐसे चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी कोई दांव नहीं लगाएगी। जो संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाम है, जैसे जो नाम है, केवल उन्हीं पर दांव लगाएगी। सबसे ज़्यादा जो चर्चित नाम है वो विजय बहादुर पाठक का है। वो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विजय बहादुर पाठक को फिर एक बार विधान परिषद भेज सकती है और जो और लोग अभी तक थे उनको आराम दिया जा सकता है। और दूसरा जो सबसे चर्चित नाम है वो है डॉक्टर महेंद्र सिंह का, जो पिछली सरकार में जल शक्ति मंत्री थे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़े करीबी हैं वो। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मजबूत रिश्ता है उनका अमित शाह से, तो इस लिहाज से उनको भी एमएलसी के रूप में मौका मिल सकता है। अनिल, 11 मार्च को नामांकन करेंगे सपा के एमएलसी प्रत्याशी। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो नामांकन कर सकते हैं? देखिए, एक नाम उसमें जो है वो शाह आलम और गुड्डू जमाली का है। दूसरा नाम जो है वो बलराम यादव का है और जो तीसरा नाम है वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम। इनके नामों पर ऐलान हो चुका है, मोहर लग चुकी है। समाजवादी पार्टी ने फाइनल कर लिया है कि यही वो तीन चेहरे हैं जो एमएलसी के रूप में विधान परिषद जाएंगे और 11 तारीख को इनके नामांकन का भी इंतजाम लगभग किया जा चुका है। अभी अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर हैं, वो उन विधायकों की सूची तैयार कर रहे हैं जो इन तीनों दावेदारों के नामांकन में प्रस्तावक होंगे। तो इस तरह से फुल प्रूफ तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से पिछले चुनाव में, अभी राज्यसभा के चुनाव में जो चूक हुई थी, जो विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसे लेकर के भी काफ़ी सजग है और सतर्क है। दोबारा इस तरह की चूक ना हो, इसलिए अभी से नाकेबंदी और खेमेबंदी अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की। 2 राज्यसभा सीटों के लिए झारखंड में 21 मार्च को वोटिंग होनी है। बता दें कि इस चुनाव में महागठबंधन की एक सीट ये तो तय मानी जा रही है। इन सबके बीच लगभग ये तय माना जा रहा है कि डॉक्टर इरफान अहमद महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि इरफाज अहमद के नाम पर महागठबंधन के दलों के बीच सहमति बन गई है। उनके नाम की सिर्फ विधि घोषणा करनी बाकी है। तो साथ ही 11 मार्च को डॉक्टर इरफाज अहमद राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे। में इंडिया गठबंधन से जो भी राज्यसभा के उम्मीदवार आएंगे उनका स्वागत है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी या जेएमएम चाहती है कि धरती पुत्र को ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी वाले कोई पैरासूट वाला ही उम्मीदवार को उतारेंगे। सरफराज जी ने नामांकन पत्र के लिए पर्चा खरीदा है, लेकिन अभी कोई औपचारिक घोषणा उनकी नहीं है। तो इस समय अजय कुमार पांडे रांची से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय, झारखंड में 21 मार्च को वोटिंग होनी है। इस चुनाव में महागठबंधन की एक सीट तय मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी सीट पर क्या सरफराज अहमद गठबंधन के उम्मीदवार होंगे? जी बिल्कुल, झारखंड में 2 सीटें, राज्यसभा की 2 सीटें खाली होनी है और ये बीजेपी से जो नामांकन पत्र खरीदा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन से सरफराज अहमद के नाम से जो नामांकन पर्चा जो खरीदा गया है, लेकिन अभी तक ये कांग्रेस से जो ये चूंकि साझे की सरकार है और दोनों मिल करके ये निर्णय लेना था, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया गया और अकेला एक तरफा
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरफराज अहमद के नाम से पर्चा खरीदा है और वो राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीजें अब सामने जो है दोनों के तालमेल की कमी दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को कह रही है कि ये अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन चूंकि जो आंकड़े है इनके पास, महागठबंधन के पास, उसमें ये बात तय है कि दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। हालांकि 2 सीटें हैं, लेकिन उनके पास उतनी बहुमत नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई अलग सी जगह दी जाए या उनके लिए कोई अलग से चीजों के लिए भी विचार किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन के जो विचारों को, जो तालमेल है, अभी तक सामने नहीं दिखे जा रहे हैं। हालांकि इसके भागावती सुर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी, खबर ये भी है अजय कि 11 मार्च को सरफराज अहमद राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे। ये खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से है कि सरफराज अहमद जी ने पिछले दिनों जब ईडी की कार्रवाई तेज हो गई थी, तो ऐसे में जो गांडी जो विधानसभा सीट है, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। उनके जेएमएम के जो आला कमान है, उनके कहने के अनुसार वो दी गई थी। तो उनका ये जो सीट का जो बलिदान है, जी, सीट का जो शहादत है, वो निश्चित रूप से सरफराज अहमद जी को सभा के लिए भेजा जाएगा, ये बात तय मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में इंद्रलोक इलाके से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कर्मियों की अभद्रता साफ देखी जा सकती है। बता दें कि दरअसल जुम्मे की नमाज के वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे, जिसको पुलिसकर्मियों द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी नमाज पढ़ते लोगों को लाते मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं लोगों में इसको लेकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर इंद्रलोक चौकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आसिफ, मामला क्या है पूरा मामला, एक बार तफसील से बताइए हमें। मोहम्मद आसिफ, क्या है ये पूरा मामला, एक बार जरा तफसील से बताइए। आपको बता दें कि मामला जो है आज दोपहर लगभग 2 बजे के करीब का है, जब इंद्रलोक में बड़ी मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज अदा हो रही थी, जहाँ पे नमाज मस्जिद में भीड़ होने की वजह से नमाज पढ़ने लगे। उसी दौरान जो है रोड खाली कराने को लेके उनका नाम मनोज बताया जा रहा है, वो वहाँ से लोगों को हटाने लगे और इसी दौरान उन्होंने नमाज पढ़े एक व्यक्ति को लात मार दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद जो है लगा उसको कार्रवाई की मांग को लेकर जो है लोग चौकी के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में बता दें कि लापरवाही करने के आरोप में जांच को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। बता दें कि सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडर की अध्यक्ष भी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई देते हुए कहा कि ये नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जाने माने मशहूर कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया। बता दें कि वहीं पीएम मोदी ने विजेताओं के साथ अपने अनुभव को भी साझा किया। आपको बता दें कि देश के पहले नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मलार काल्बे को मिला, जो कि स्वच्छता के एम्बेसडर हैं। तो वहीं बता दें कि पीएम मोदी ने मलार को सम्मानित करते हुए कहा कि हर प्रकार की सफाई में काम आ सकते हैं, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सर नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। राइटफुल मैनर। बहुत बहुत बधाई आपको। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है, और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना, उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं।
साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की। सूबे के सीएम योगी 9 मार्च को जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही लाभार्थियों से संवाद और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गई है। की जानकारी में आगामी 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद जौनपुर में भ्रमण प्रस्तावित है और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास उनके कर कमलों से होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ कलीचाबाद में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण भी उनके कर कमलों से होगा। तो खबर मैनपुरी से है, जहां मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला किया गया। बता दें कि हमला करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया था। तो वहीं कोर्ट में हमला करने वालों पर मुकदमा भी चल रहा है। साथ ही मामला विधानसभा चुनाव 2022 के करहल थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुरादाबाद में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों की जांच पर एक बयान दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बीजेपी काम नहीं करती है, मोदी सरकार भी काम नहीं करती है। और कहा कि अब हुजूर का बेटा हुजूर नहीं, मजदूर का बेटा हुजूर बनेगा। साथ ही 400 पर अखिलेश यादव पर किए गए कटाक्ष पर उन्होंने कहा कि अब अखिलेश जी का क्या कह रहे हैं ये तो जनता निर्णय लेगी। समाजवादी पार्टी सच में अपराध और अपराधियों से जुड़ी हुई पार्टी रही है, इसलिए यूपी की जनता ने सपा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनसे डर लग रहा है। तो वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की छापेमारी पर कहा कि ये जो छापे होते हैं सिस्टम के अनुरूप होते हैं, क्योंकि अब बैंक खाते जुड़े हुए हैं, पता चलता है कि कहां से पैसा निकाला गया है और कहां से पैसा पड़ा है, तो उसी के आधार पर यह जांच हो रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।